बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़क्र पाकिस्तान के इस प्रोग्राम में आपका मेज़बान सलीम साथियानी, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर देखने वाले वो तमाम नाज़रीन जो इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उन्हें खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के करोड़ों लोगों में से कुछ लोग शोर मचाते हैं मगर कुछ का काम बोलता है। हम ऐसे ही दौर में जी रहे हैं जहां हर शख्स अपनी महरूमियत का रोना रो रहा है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते जो दूसरों की महरूमियत को अपनी ज़िंदगी का मिशन बना लेते हैं। वो जिनके पास ना तो कोई सियासी ओहदा होता है और ना ही सियासी कोई प्रोटोकॉल, मगर उनका कद इन तमाम ओहदों से कई ज़्यादा बड़ा है। दुनिया दो तरह के लोगों से आबाद है, एक वो जो ज़िंदगी को काटते हैं और एक वो जो ज़िंदगी को तराशते हैं। हम अक्सर इक़्तिदार के ऐवानों में और सियासी मैदानों में हीरो तलाश करते हैं, मगर हकीकी हीरो वो खामोश सिपाही होते हैं जो इंसानियत की गिरती हुई दीवारों को अपने कंधों पर थामे खड़े हैं। खुशनसीब हैं वो लोग जो दूसरों का दर्द बनते हैं, अंधेरों में रोशनी के लिए नए नक्श तराशते हैं। सिर्फ अपने लिए जीना तो ज़िंदगी का कमाल नहीं, कमाल तो वो है जिसकी माशरे में कोई मिसाल नहीं। आज हमारे साथ एक ऐसी ही हस्ती मौजूद है जिसकी खिदमत से इंसानियत का हर जख्म भर रहा है, जो टूटे हुए दिलों का सहारा बने हैं, जो अंधेरी राहों में सितारा बने हैं, जो चला रहे हैं मोहब्बत और सुकून का एक कारवां। वही है दर हकीकत हम सब का फ़क्र पाकिस्तान। पाकिस्तान के आसमान पर सितारे तो बहुत है, मगर कुछ की चमक से इंसानियत का घर रोशन होता है। आज हम किसी सियासत की बात नहीं करेंगे, आज हम किसी आम शोहरत की बात नहीं करेंगे, आज हम उस जज्बे की बात करेंगे जिसे दुनिया खिदमत कहती है। आज बात होगी उस अज़म की जिसकी गूंज पर मजबूर के दिल बरस सजते हैं। वो जिनका काम बोलता है, जिनका नाम सुकून है, जिनकी रगों में दौड़ता सिर्फ खिदमत का जुनून है। तकलीफ़ों के रेगिस्तान में ठंडी छाँव बनकर उभरने वाले, बेआसरा ज़िंदगियों में रंग भरने वाले। आज हमारे शो में एक ऐसी ही मोतबर शख्सियत मौजूद है जिनका नाम सुनते ही जहन में एक लफ्ज़ आता है, उम्मीद। वो शख्स जो माशरे के इन तबकों का सहारा बने जिन्हें अक्सर हम खुद से दूर कर देते हैं, जिनकी क़यादत में एक इदारा सिर्फ इमारत नहीं रहा बल्कि हज़ारों सिसकियों ज़िंदगी के लिए एक पनाहगाह और सुकून का सितारा बन गया है। आज हम पर्दा उठाएंगे उन तलख हकीकतों से कि पाकिस्तान में फ़लाई काम करना कितना कठिन है। क्या एनजीओज़ महज एक कारोबार है या हकीकत में कोई तब्दीली आ रही है, और रियासत अपनी जिम्मेदारियों में कहाँ पीछे रह गई। मेरे साथ आज इस गुफ्तगू का हिस्सा हैं दार सुकून के मुतहरिक CEO जनाब साव्यू परेरा साहब। इन्हें आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं? हज़रत कैसे हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक सर। सबसे पहले तो मैं आपसे ये मालूम करूँगा कि आपकी ज़िंदगी जो इस काम से मुंसलिक हुई, क्या आपने बचपन के अंदर इस चीज़ों के अंदर आप एक्टिव थे या सिर्फ वैसे ही हासाती तौर पे इसमें आ गए? देखें, करियर तो कुछ और बनने लग गए थे, लेकिन इदारे ऐसे मिले। इससे पहले दारुल सुकून आने से पहले एक और ऐसा इदारा था MLC, मैंने वहाँ पर काम किया डॉक्टर फाऊ के साथ। और जब ये इदारे में अपॉर्चुनिटी आई तो मैंने एक ऐसे खिदमत के तौर पे ये ज्वाइन किया कि यार देखें, एक शख्स की ज़िंदगी होती है, वो अपने से बढ़ के उसने काम करना होता है, और ना ही कि अपनी ज़ात के लिए बल्कि इंसानियत के लिए। तो जहाँ पर तो ये चूँकि मैंने ये इदारा चूज़ किया था और मुझे सिलेक्ट किया गया था, तो मैंने फिर यहाँ पर काम शुरू किया। और यहाँ पर काम करने से मुझे जो ब्लेसिंग्स जिसे कहते हैं ऊपर वाले की तरफ से मिलती है, अल्लाह ताला की तरफ से, तो ये एक जिसे कहते हैं बच्चों की दुआएं, बुज़ुर्गों की दुआएं मुझे मिली हैं। तो वो काम जारी रहा है, और ये मैं काम सिर्फ अकेले नहीं करता, मेरी एक अच्छी टीम है जो कि जिसके ऊपर मेरा पूरा एतबार है, और जिसे कहते हैं बड़ी दिल लगा के वो लोग काम करते हैं। जितनी भी मेरी टीम है, मेरी जो कोर टीम्स हैं, मेरे केयर गिवर्स हैं, तो ये इस तरह काम चल रहा है। अच्छा, ये इदारा कितने लोगों के ऊपर मुश्तमिल है? ये इदारा सर, ये तो पहली बात है, ये 1969 17 फरवरी बल्कि मैं ये 1969। सवाल को थोड़ा सा और चेंज करता हूँ कि दारुल सुकून है क्या, ये कब से कायम हुआ और ये क्या क्या कर रहा है? दारुल सुकून दरअसल सिस्टर गर्ट्रूड लेमन्स एक डच नन थी जो यहाँ आई 17 फरवरी 1969 को। और जब यहाँ विज़िट किया, उन्होंने देखा कि यहाँ के जो स्पेशल बच्चे या डिसेबल्ड बच्चे या डिसेबल्ड, इनके लिए कोई माशरा उनको रिजेक्ट करता था।
तो उन्होंने सोचा कि और उस ज़माने में ये था उनकी काफ़ी कोऑपरेशन। अब्दुल सत्तार ईदी साहब उस टाइम अपने शेल्टर होम खोल रहे थे, तो कुछ ऐसे बच्चे ईदी साहब को मिले जो कि वो कहते ये डिसेबल्ड है, ये मैं लुक आफ्टर नहीं कर सकता। तो वो उनका जो है वो मिलाप सिस्टर गर्ट्रूड से हुआ। सिस्टर गर्ट्रूड ने कहा कि यार ये बच्चे मुझे दे दें। तो कश्मीर रोड पे इन्होंने एक घर खोला, बंगला किसी ने इनको डोनेट किया, वहाँ पर इन्होंने 10 बच्चों के साथ शुरुआत की। इस वक्त वहाँ पर 350 बच्चे डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ के साथ, जिसमें कुछ सेरेब्रल पल्सी के हैं, कुछ माइक्रोसेफेलिक हैं, कुछ डाउन सिंड्रोम है, कोई ऑटिस्टिक हैं, कुछ डेफ हैं, कुछ म्यूट हैं। वो बच्चे जो कि जिनके घर वालों ने इनको रिजेक्ट किया, तो उन्होंने अपने ओपन आर्म्स के साथ उन बच्चों को लिया, अपने केयर में लिया। कोई सर्विसेज या कोई फ़ीस नहीं लेते हम, बिल्कुल जो है ना वो उन्होंने उस टाइम शुरू किया और उन्होंने कहा कि ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दिया कि जो हमारी हेल्प कर रहा है वो हेल्प कर रहे हैं, और उस टाइम से ये इदारा चलते हुए आ रहा है। ठीक है, इस पे और मज़ीद बात करते हैं कि आपके लिए दार सुकून सिर्फ एक इदारा है या आपकी ज़िंदगी का कुल असासा, और ये सफ़र कब तक एक मकसद बन गया? ये एक मकसद जो है वो ज़ाहिर है मुझसे पहले लोगों ने आके इसको एक चैलेंज बनाया, क्योंकि ये देखें एक चैलेंज है। स्पेशल बच्चों को तो वैसे ही लुक आफ्टर करना एक डिफ़िकल्ट, लेकिन और स्पेशल बच्चे जो कि उनके घर वालों ने इनको रिजेक्ट किया हुआ है, तो इनको लुक आफ्टर करना, इनकी देखभाल करना, इनकी बल्कि सारी चीज़ों का हम ख्याल रखते हैं, यहाँ तक कि हम इनकी लास्ट राइट जो फ्यूनरल सर्विसेज वो भी हम करते हैं, क्योंकि कुछ पेरेंट्स हैं वो कहते हैं हम नहीं आ सकते, ये बच्चा हमारे लिए मर चुका है, तो वो भी सर्विसेज अकॉर्डिंग टू रिलीजियस ट्रेडिशन, जो भी अगर मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन, तो हम इनको उनके लास्ट सर्विसेज भी परफॉर्म करते हैं। अरे सर, मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसे जिस तरह आपने कहा कि 350 बच्चे, सिर्फ एक ये भी इदारा और बूढ़े लोगों का भी इदारा, जी, उसको भी आप रन कर रहे हो, वो क्या? ये टोटल वैसे 3-4 ब्रांचेज हैं हमारे पास, और हम और एक्सपेंड कर रहे हैं। जो कश्मीर रोड पे यहाँ पर 350 के करीब बच्चे हैं जो डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ के साथ। एक बूढ़े इट्स कॉल्ड ओल्ड एज होम, सीनियर सिटीजन्स होम, MA जिन्ना रोड पर, वहाँ पर 120 के करीब नॉर्मल लोग उनके बच्चे बाहर जा रहे हैं या घर में कुछ प्रॉब्लम्स हो गए, तो उन्होंने अपने पेरेंट्स को वहाँ छोड़ दिया, या माँ को छोड़ दिया, या बाप को छोड़ दिया, वो वहाँ पर हैं। और राशिदाबाद टंडवाला यार में हमें एक और लोकेशन हमने वहाँ तामीर की है, वहाँ पर 350 के करीब वहाँ पर भी हैं सीनियर, बड़े लड़के, बड़े जो स्पेशल हैं, तो उनको वहाँ रखते हैं। अब आपने कहा कि स्पेशल बच्चे, पहले हम उस बच्चों की बात कर लेते हैं, वो माँ बाप जो बच्चों को छोड़ के चले जाते हैं, फिर वो उनसे मिलने के लिए आते हैं। एक लफ्ज़ आपका मैंने ये सुना कि कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि वो हमारे लिए मर गए, मतलब वो अपनी जान छुड़ाने के लिए करते हैं, बिल्कुल ये या फिर वो उनकी वो मोहब्बतें ख़त्म हो जाती है, या अपनी वो जिम्मेदारी को ख़त्म कर लेते हैं कि बस हमने यहाँ दे दिया, ख़त्म। ज़िम्मेदारी को भी ख़त्म करते हैं, लेकिन ये है कि आजकल वो सोसाइटी ने उनको स्पेशल लोगों को ना, किसी घराने में कोई पैदा होता है कोई स्पेशल, तो सोसाइटी इसको बड़ा स्टिग्मेटाइज़ करता है, तो स्टिग्मे की वजह से उन घरों में उनकी बच्चियों की शादियां मुश्किल हो जाती हैं। तो वो ये कहते हैं यार ये बच्चा अगर कहीं और रहे तो अच्छा है, दूसरे पड़ोसियों को मालूम ना हो या दूसरे फैमिली मेम्बर को मालूम ना हो, तो इस वजह से वो फिर हमारे पास छोड़ जाते हैं। ठीक है। अच्छा, इंसानियत की खिदमत में इस कांटों भरे सफ़र में वो कौन सा लम्हा था जब आपकी आंखों में आंसू आ गए मगर दिल ने कहा कि रुकना नहीं है? सर, एक ऐसे वाक़या हुआ है कि मीरपुर ख़ास से एक बच्चा था, वो हमारे पास आया और सिंपल क्लेफ्ट पैलेट था उसको, ठीक है, क्लेफ्ट पैलेट की सर्जरी। उस टाइम उनके पेरेंट्स ने कहा कि यार ये बच्चा, हम क्योंकि ये जैसे कहते हैं ना शैतान की पैदावार है, मतलब उसके होंठ जैसे सामने से वो ओपन था सब कुछ। हमने बड़ा समझाया उनके काउंसलिंग की पेरेंट्स को कि यार ये आप जो है ना आप, और बिल्कुल ज़हनी तौर पे बच्चा बिल्कुल ठीक है। हमने यहाँ की उसकी सर्जरी करवाई है क्लेफ्ट की, पैलेट की, और हम उनके पेरेंट्स से हमेशा राब्ते में रहे। 1.5 साल हो गया, तो उसके पेरेंट्स ने जब देखा कि उसकी सर्जरी और वो बिल्कुल ठीक हो गया, बच्चा चल रहा है, वॉकर में चल रहा है बिल्कुल, इन्होंने जब आके कहा कि हम वापस ले रहे हैं, तो हमारा स्टाफ और मैं ख़ुद आके उसकी जैसे रुखसती होती है बारात की, ये ना ब्राइड की रुखसती होती है, तो वो आके इतने लोग रोए, मैं भी रोया, क्योंकि एक ज़ाहिर है वो एक
और था वो बिल्कुल गरीब घराने से। तो हमारा भी ये था कि अब वो अपने दोबारा उसी स्टेट में जाएगा ये बच्चा, यहाँ कि उसका फ्यूचर होता। लेकिन ये है कि हमने ये भी देखना है कि उसको उसी जगह जाना है जहाँ पर उसको होना चाहिए था। तो ज़ाहिर है वो एक लम्हा था कि वो बच्चा जो है ना वो हम जैसा एक हो गया था, मेरा ही बच्चा जैसा हो गया था। तो थोड़ा सा एक दुख होता है कि क्या क्या ट्रीटमेंट होता है, कैसे उसको चेक किया जाता है? एक बच्चा आ गया तो उसकी ज़रा क्या प्रोसीजर होता है आपका? देखिए यहाँ पर हमारे पास असेसमेंट होता है। जब असेसमेंट होते हैं तो हमारे पूरी एक टीम बैठती है जिसमें साइकोलॉजिस्ट हो गया, एमबीबीएस डॉक्टर हो गया, फिजियोथेरेपिस्ट हो गया, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हो गया और क्लिनिकल स्टाफ हो गया। जब वो असेस करते हैं कि इसकी जो डायग्नोसिस क्या है तो फिर उसका एडमिशन जब लेते हैं तो उसका प्रॉपर इंडिविजुअलाइज्ड रिहैबिलिटेशन प्लान बनता है। जब रिहैब प्लान बनता है तो उसके ऊपर कितनी फिजियो लगनी है, कितनी साइकोलॉजी की, कितने थेरेपीज़ लगने हैं, कितने स्पीच थेरेपीज़ लगने हैं, तो उसका पूरा एक प्रॉपर हम प्लान बनाते हैं और ओवरऑल इसकी ट्रीटमेंट प्लान को हम फॉलो करते हैं। प्रोग्रेस उसी से फिर हम मेजर करते हैं। इसी तरह अगर मैं वहाँ लेके चले जाऊँ आपको, जो बूढ़े लोग, उनका क्या प्रैक्टिकली आप उसमें क्या देखते हैं? वो पेरेंट्स को जो छोड़ के चले जाते हैं जिनके बच्चे, उनको कोई नसीहत आमेज बातें होती है, कोई लेके गए हैं, या फिर वही उसी वजह से कि बस ये हमारी जिम्मेदारी ख़त्म और हमने देखिए यहाँ ये क्या? हमारे माशरे में ये होता है कि जैसे लोग बूढ़े होते हैं तो उनके फिर मेडिकल खर्चे और उनके ऊपर ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जो नॉर्मल लोग होते हैं वो फिर अपने पेरेंट्स को अफोर्ड, जिसे कहते हैं ना, अफोर्ड करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। कुछ तो घरेलू प्रॉब्लम्स की वजह से जिसे कहते हैं झगड़े होते हैं तो वो फिर पेरेंट्स को फिर यहाँ छोड़ते हैं। लेकिन ये है कि जब जब माँ बाप हमारे पास आते हैं तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्कुल ट्रॉमा में होते हैं, शॉक में होते हैं कि हमने अपने बेटों को, कुछ लोगों के पास तो 3-4 बेटे हैं, वो कहते हैं 3-4 बेटों के बावजूद किसी बेटे ने उनको सहारा नहीं दिया जब वो बूढ़े हो गए। तो शॉक में होते हैं कि, तो उनकी बाकायदा जैसे कहते हैं ना, वी हैव सेशंस या फिर थेरेपी सेशंस होती हैं, उनकी साइकोलॉजी काउंसलिंग होती है ताकि वो उस ट्रॉमा से निकल जाएं। अच्छा, लेकिन कुछ ऐसे इतने खुश इधर आ जाते हैं क्योंकि यहाँ पर वो कहते हैं हम घर में जब होते हैं तो हमसे कोई बातें नहीं करता, हम एक कॉर्नर में होते हैं, बाहर जाते हमें कोई लेके नहीं जाता। हम क्या करते हैं यहाँ पर इनकी एंटरटेनमेंट करा के लिए इनको डिफरेंट लोकेशंस पे लेके जाते हैं ग्रुप के तौर पे, मॉल्स में जाते हैं, सी साइड जाते हैं, ज़ू जाते हैं, तो इनकी डिफरेंट एंटरटेनमेंट होती हैं। इनके लिए यहाँ वॉलंटियर्स भी आते हैं, यहाँ पर डिफरेंट इवेंट्स करवाते हैं हमारे इदारे में। तो उनको ज़रा एक, और अपनी उम्र के लोग जब मिलते हैं साथ तो उनको एक फ्रेंडशिप और इनको कंपेनियनशिप मिलती है। तो उनको ये लगता है कि यार ये जगह तो हमारे घर से भी अच्छी है, तो ये फिर हम यहीं कोई ऐसा वाकया कोई जिसको आप शेयर करना चाहेंगे कि ऐसी फैमिली जो अपने वालिद को या वालिदा को छोड़ के गई हो, जिसके आप कह रहे हो कि यार ये क्या क्या इंसानियत? एक ऐसे वाकया हुआ कि यहाँ पर कुछ सारे मीडिया के लोग आते हैं और उनका इंटरव्यूज़ लेते हैं। तो उनका जब किसी एक शख्स का इन्होंने इंटरव्यू लिया, एक बाबा थे, वो मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि उनका जब उनके बच्चों ने जब उनको देखा तो उसने कहा यार उनको बड़ा दुख हुआ और अपने जैसे कहते हैं ना वो इस्लाह कर ली कि अब हम अब्बू को वापस ले जाते हैं। तो वो अब्बू फिर इनके वापस गए उनके। तो ये थोड़ी सी रिहैबिलिटेशन इनकी वापस फैमिली में हो गई। लेकिन ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल उनको तो पता ही नहीं था और उनको जैसे कहते हैं ना एक उनकी स्टोरी पूरी चल गई थी मीडिया पे। तो जब बच्चों ने देखा तो सारे फैमिली मेम्बर ने भी बोला होगा कि यार ये आपने अब्बू के साथ सही नहीं किया। तो फिर इनके अब्बा वापस उनके घर चले गए। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक इस यकीन के साथ कि आप होंगे हमारे साथ, हम तो हैं ही आपके साथ। मिलते हैं चंद लम्हों के बाद। एक मतलब फिर फ़क्र पाकिस्तान के इस प्रोग्राम में आपका मेज़बान सलीम सातियानी उसी मोहब्बत, उसी प्यार, उसी अपनायत, उसी एहसास, उसी जज्बात के साथ आपसे मुखातिब है और हम खुशामदीद कहते हैं अपने इस प्रोग्राम में दोबारा। अच्छा, मैं कह रहा था कि आप
से बात हो रही थी और फिर ब्रेक पे जाना पड़ा कि आप कह रहे थे कि जिस तरीके से किसी ने देखा और वो वापस आके वो लेके चले गए, क्या समझते हैं कि ऐसा होना चाहिए? अगर ऐसा हो तो इससे और तरगीब मिले और जो माँ बाप को छोड़ के चले गए वो वापस लेके आ जाए, या फिर ऐसा होता है कि इनकी कोई स्टोरी सुनने के बाद वो वापस उसी उसी जगह पे माइनस हो जाते हैं कि नहीं यार, आपने इतनी मेहनत करके उनको पूरा डेवलप किया और फिर इनको जाने का वक्त आया, तो क्या समझते हैं कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, क्योंकि देखें वो अपनी फैमिली के पास वापस जाएं। हमारा तो ये रोल होता है जो कोई और इसके अलावा कोई ऐसा शख्स जो कि और डिज़र्विंग हो वो आ जाए हमारे पास। हमारा ये रोल है कि हम ब्रिज बन जाएं उन फैमिलीज़ के साथ जो कि इस तरह के जिनको प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ओवरऑल काउंसलिंग तो हम करते हैं, लेकिन काउंसलिंग के बाद तरगीब हो जाए और वो वापस अपने फैमिलीज चले जाएं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि बिल्कुल जिनका वो फिर हम उनकी देखभाल करते रहते हैं और चलता रहेगा इस सिलसिला। अच्छा, मतलब आपके हिसाब से ये होना चाहिए होना कि चाहिए, बिल्कुल। ठीक देखिए है ना? फैमिली लाइफ इज़ जिसे कहते हैं ब्लेसिंग। अच्छा, सच्ची बात बताइए, क्या क्या ऐसा दिन कभी आया कि जब आपने तंग आकर सोचा कि यार मैं कहाँ इस डगर के अंदर फंस गया हूँ, कहीं ऐसा ना हो खामख़ा अपनी ज़िंदगी को किसी और काम में लगाता, कभी ऐसा जहन में आया खाका? देखिए पैसे तो मैं किसी और इदारे में भी बना सकता हूँ, लेकिन यहाँ मुझे एक खिदमत का मौका मिल रहा है। हाँ, ख़यालात ज़रूर आते हैं, लेकिन जब बच्चों की शक्लें देखता हूँ और वो रोज़ाना मुझे आके कहते हैं, मैं घर छोड़ के इधर आता हूँ और यहाँ हर कोई मुझे बाबा बाबा पापा करके बुलाते हैं। हमारे दूसरे कोलीग हैं बॉनी साहब, उनको हर तायाबू कहते हैं। तो ये बड़ा अच्छा लगता है कि यहाँ पर हमें जो है ना हमें एक अच्छा दर्जा मिला है और हमें खिदमत का मौका मिला है। तो ये इसको हमने वो नहीं करना है, और हम बिल्कुल अपने दिल से इस इदारे के लिए हमने लगाया हुआ है। कभी कोई बच्चे बच्चे या बूढ़े लोगों ने कोई मारपीट की, कभी कभी आपको शरारत के ये हवाले से? होता है, और बल्कि काफ़ी हमारे जो बच्चे हैं वो अनजाने में वो अपने केयर गिवर्स को टक्कर मार देते हैं, उनके दांत तोड़े हैं कुछ लोगों ने। तो वो फिर उनके दांत तोड़े, थप्पड़ मारा है। तो हमने तो ये देखे ना, ये तो हमने इनको नहीं पता ये लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो इनको हमने माफ़ करना है, क्योंकि ये ना समझ लो, ये ना समझ हैं। तो ये थोड़ा सा हमने स्टाफ को ओरिएंट किया हुआ है कि यार बच्चों की तरफ से आपने ना अपने हाथ उठाना है, लेकिन बच्चे अगर मारें तो आप जो है ना वो अपने सीनियर को बता दें, वो फिर हम रिकॉर्ड कर देंगे। लेकिन बच्चों को नहीं पता वो क्या कर रहे हैं। कभी ऐसा हुआ है कि एक आध हफ्ते का गैप आया, 10 दिन का गैप आया, तो वो बच्चे या वो पेरेंट्स वो याद कर रहे हो कि आप आए नहीं थे, ये नहीं आए थे, कुछ इस तरह की सिचुएशन आई? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो एक अरसा था कि मुझे कहीं लाहौर जाना पड़ा, 8-10 दिन हो गए, तो वापस आया हूँ। तो फिर हर कोई पूछता है कि सर सीईओ अंकल या सीईओ सर कहाँ गए। तो मेरा ये होता है कि ये फिर उनके लिए मेरा ये तो है, मेरे ऑफिस में एक टॉफ़ी का एक वो होता है, बच्चे आते हैं, नॉर्मल ऑफिस होता है ना, तो आप समझे कि मेरा दफ्तर और जितना भी ऑफिस स्टाफ है, बच्चे हमारे कमरे में आते हैं, कहते हैं टॉफ़ी दे दो, बिस्किट दे दो। तो हम इनकी जैसे छोटी छोटी ज़रूरतें पूरी कर रहे होते हैं और हमारा काम भी चल रहा होता है। तो ये इस तरह हमारा माहौल बहुत फ्री है, ओपन है। कुछ तलख सवाल की तरफ आऊँ? जी आए सर। ठीक है। पाकिस्तान में एनजीओज़ का नाम आते ही लोगों के जहन में डॉलर और लग्जरी लाइफ का जहन में आ जाता है। लोग कहते हैं कि सिर्फ कारोबार है, बल्कि इस पर तनकीद का जवाब कैसे देंगे? देखिए, हर कोई एनजीओ हर किसी को उसी स्केल से मेजर नहीं करना चाहिए। हाँ, हमारे यहाँ लोग आते हैं और वो यहाँ पर उनको नज़र आता है कि जो पैसा दे रहे हैं वो लग रहा है। क्योंकि हमारे जितने भी ब्रांचेस हैं, आप कोई भी विज़िट करें, आपको लगेगा कि यार ये एक 5 स्टार क्या हमने रखा हुआ है, इसको बहुत साफ़ सुथरा रखा है। रोज़ाना हम बच्चों की शीट्स वगैरह चेंज करते रहें कि इनको हर बच्चे को तकरीबन सारे बच्चों को वहाँ डायपर लगते हैं। वहाँ आपको कोई स्मेल नहीं महसूस होगी। आप आएँ, आप दाखिल हों। हमने कोशिश की है कि हेल्थ एंड हाइजीन के ऊपर बहुत ख्याल रखते हैं। मतलब एक लगता है कि यू कैन फील कि जहाँ कॉन्फिडेंस होता है कि डोनर जो हम पैसे दे रहे हैं वहाँ लग रहे हैं। तो यही एक अच्छा, अगर कॉन्फिडेंस यही हमें बात मैं चाहिए। कहूँ कि अक्सर देखा गया कि फलाई इदारों के अंदर कोई भी डोनर आता है तो उसको प्रोटोकॉल दिया जाता है, जबकि आम गरीब आता है तो उसको वो चीज़, वो दार सुकून के हवाले से कोई ऐसे इंसानियत की कदर क्या चेक बुक के बुनियाद पर की जाती है, या उसको नहीं जी कैसे सर, हमारे यहाँ क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ हमारे यहाँ एक ओपन डोर है पॉलिसी है। वहाँ उस गेट से डोनर भी आता है, उस गेट से एक
एक पेरेंट भी आते हैं, उस गेट से दूसरे लोग भी आते हैं हेल्प मांगने के लिए। तो हम ज़ाहिर है जो आएगा हम उसी से उसका वो एंट्री करके वो अंदर चला जाता है, मुझसे मुलाकात होती है, लोग आते हैं हेल्प मांगने के लिए, हम आते हैं और उसी यार्ड स्टिक से हम ट्रीट करते हैं। मतलब कोई प्रोटोकॉल का कोई कोई प्रोटोकॉल नहीं है, ज़ाहिर है लोग आते हैं मुझसे मिलते हैं, एक रिसेप्शन एरिया है वहाँ से मिलते हैं। अक्सर ये इल्ज़ाम लगता है फलाही इदारों के ऊपर कि हुकूमत को हिसाब देने से वो डरते हैं। क्या दायरे सुकून के खाते खुली किताब है या ऑडिट के नाम पर आपको भी कोई मसाइल दरपेश होते हैं? नहीं, हमारे यहाँ मतलब शुक्र है अभी तक तो कोई ऐसा मसला नहीं है। और हम तो चूँकि पार्टनरशिप के साथ हैं गवर्नमेंट के साथ, सिंध गवर्नमेंट के साथ, उनका जो DPD डिपार्टमेंट है वो हमसे बड़ा ताउन करता है। और ज़ाहिर है पार्टनरशिप और एक ट्रस्टेड पार्टनर के तौर पे हमने एक काम कर रहे हैं काफ़ी अरसे से उनके साथ। तो किस तरीके से लेके चलते हैं वो आपको, क्या कहते हैं हुकूमत? हुकूमत हमें एक सालाना ग्रांट देती है, उसकी हम यूटिलाइजेशन दिखाते हैं, उसका बाकायदा उनकी तरफ से इंस्पेक्शन होता है, हमारी ऑडिट होते हैं, उनके डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर उनकी टीमें आती हैं। बल्कि ये भी है कि वो एज ए दारुल सुकून को उन्होंने ये ट्रीट किया है कि उनकी जो मैनेजमेंट टीम हमारे पास आती है ट्रेनिंग के लिए, तो वो देखते हैं कि एज दारुल सुकून को एज ए इन्होंने ट्रस्टेड पार्टनर और ऐसा इदारा जिसके स्टैंडर्ड्स बड़े अच्छे हैं, तो वो एज ए वो आते हैं हमारे पास ट्रेनिंग के लिए। अच्छा, दायरा सुकून का नाम बहुत बड़ा है, लेकिन ये सिर्फ कराची के चंद मखसूस इलाकों के अंदर है। पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों के माजूर बच्चों का गुनाह क्या है, उनको किस तरीके से पेश किया जाए? जो एक सेंटर हमने खोला है राश्ताबाद में, वो टोटल इंटीरियर सिंध को केटर कर रहा है। तो जितने भी इंटीरियर सिंध के लोग हैं वो वहाँ जाते हैं, और ज़ाहिर है कराची के लोग जो यहाँ जैसे सरप्लस हो गए वो भी हम वहाँ भेजते हैं। कोशिश तो ये है कि हमने लाहौर में और रायवंड में एक जहन में है, लेकिन अभी वहाँ पर ज़ाहिर है एक प्रॉपर्टी लेनी और ख़रीद के उसके ऊपर डोनर ढूंढना और कंस्ट्रक्शन करना एक और हमने कोशिश तो ये करें पंजाब गवर्नमेंट के साथ कि उनके साथ भी कोई लिंक हो, ताकि वहाँ की जो जितने भी फलाही इदारे हैं उनके साथ एक लिंक बन के वहाँ पर भी एक सेटअप बनने का इरादा है हमारा। इस तरह का ट्रीटमेंट, इस तरह की सारी चीज़ें, वो आपको लगता है कि वाकई और दूर दराज इलाकों के अंदर भी शुरू होना चाहिए? इतना अरसा क्यों लेट हुए, इतना देखें अभी जहन के खाके अभी यहाँ पहुँचे हैं? ये एक हाँ, दूसरे इदारे हैं, दूसरे NGOs हैं जो कि इस तरह का काम शायद ना कर रहे हो, लेकिन हमने एक जो हमारी एक्सपर्टीज़ है यहाँ पर, हमने ओल्ड एज होम और ये स्पेशल चिल्ड्रंस का एक होम, हम 24 घंटे सर्विस देते हैं, 24 घंटे 24/7 और थ्रू आउट द ईयर। ये यहाँ पर आके इनके पूरी जिसे कहते हैं ना इनका घर है, तो एक घर को चलाने के लिए 24/7 दूसरे इदारे जो कर रहे होते हैं वो शायद OPD आप वहाँ जाएं और OPD करवा के थेरेपीज़ करवा के वापस, लेकिन इसको चलाने के लिए एक बड़ा एक पेशेंट्स चाहिए, बड़े प्लानिंग चाहिए। तो प्लानिंग के साथ हमने काम करना है, इंशाल्लाह देखते हैं अभी किस तरह क्या समझते हैं पाकिस्तान के NGOs के हवाले से कि जो NGOs है वो ज़्यादा से ज़्यादा बनती जा रही है और वो कुछ तस्वीरें, कुछ पिक्चर्स, कुछ वीडियोस बना के दुनिया के ममालिकों में हाईलाइट करवा के फिर उसके बाद उसमें से फंड रेज करती देखिए है? NGOs का बेसिकली तो रोल ये है कि हुकूमत जहाँ स्टेट की हेल्प के लिए, ज़्यादातर तो ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस तरह की चीज़ें बनाएं, लेकिन जहाँ पर NGOs का ये जिस तरह रोल है, तो हम तो एक जैसे कि ब्रिज बनते हैं उस गैप को पूरा करने के लिए, तो हम उस गैप को पूरा करेंगे। मेरे साथ जो दूसरे भी NGO पार्टनर्स हैं, सिंध गवर्नमेंट उनको भी सपोर्ट कर रही हैं, शायद पंजाब गवर्नमेंट और दूसरे गवर्नमेंट्स भी कर रही हैं, लेकिन हमारा ये है जांच पड़ताल हुकूमत की जानिब से NGOs के हवाले से होती है, नहीं होती, हो रही है, गलत है, कैसी है? नहीं, जांच पड़ताल बिल्कुल होनी चाहिए और उनकी जैसे कहते हैं प्रॉपर वेरिफिकेशन। और क्योंकि देखें एक अरसा था कि इतनी NGOs बन गई थी और वो फिर काफ़ी ऐसे थे जो कि, लेकिन वो हमारे लिए अच्छा हो गया क्योंकि कुछ हम जैसी NGOs जो कि रेप्यूटेबल थी और जो वाकई काम कर रहे हैं उनके, और जिनका काम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, तो हम तो बिल्कुल हम ओपन बुक हैं, हमारी सारी ऑडिटेड रिपोर्ट्स हमारी वेबसाइट्स पर मौजूद हैं टोटल, तो हम तो किसी से कोई चीज़ छुपाने की ज़रूरत नहीं है। और हम इंशाल्लाह ये भी माशाल्लाह ये भी कहते हैं कि हमारा जो अब काम है, हम टोटली जो है वो पाकिस्तानी कौम ने इसके ऊपर वो क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है। टोटल हमारी जो है ना इनकम और डोनेशंस और सब टोटल पाकिस्तानी अवाम कर रही है।
ये तो ठीक है, मैं मानता हूँ कि आप कहते हैं कि बिल्कुल वो, लेकिन एनजीओज़ के हवाले से नाम आते ही फ्रॉड के केसेस, और जी। कुछ कहते हैं कि ब्लैक मनी को वाइट मनी करने वाले सिस्टम, ये वो, ये सारी चीज़ें भी बहुत हाईलाइट होती हैं। जी, जी, जी। लेकिन ये शुक्र है इस वक्त तो हमारा कोई ऐसा रिकॉर्ड मतलब ना कोई और कोई अप्रोच भी अगर करे तो हम कहते हैं यार ये हम ऐसे नहीं कर सकते। कुछ होते हैं कि ये हम आपको इतना दे देंगे, आप इतना रखें, हम इस तरह के काम नहीं करते। इसमें जी, कमीशन का भी जी। बहुत सारा हाँ, हाँ, वो बिल्कुल, होता है, बिल्कुल। नहीं, नहीं। क्योंकि भाई अगर ये हम आप जितना देंगे उतनी की आपको रसीद मिलेगी। हम कोशिश ये करते हैं कि जो अमाउंट हम आपसे रिसीव करें आप उसकी रसीद लेकिन अक्सर ये सुना गया है एनजीओज़ के हवाले से कि वो डोनेशन के हवाले से या किसी भी हवाले से, जिस तरह आपने कहा ना कि इतना ले लो इतना करते, कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें बिल्कुल सामने एक्सपोज होती है, तो लोगों का जो एतमाद है जी, जी। वो माइनस हो जाता है कि यार मैं इसको दूं या नहीं दूं, या ये भी वैसे ही होगी। तो उसका सिनेरियो कैसे बनाया जाता है, उसको कैसे ट्रांसपेरेंसी लेकर आनी देखिए पड़ती है? ट्रांसपेरेंसी तो आपके देखिए बिल्कुल ऑडिट्स में अगर और आप अगर अच्छे ऑडिटर्स को लेते हैं तो फिर वही होगा। और ये फिर होता ये है कि यू हैव टू बी ट्रांसपेरेंट, चाहे आप अपने ऑडिटेड अकाउंट्स को दिखाएं, चाहे आप अपने काम से दिखाएं, चाहे आप हुकूमत के साथ आपकी मुश्तरका जो है वो कोलैबोरेशन से हो, तो वो ज़ाहिर है वी आर ट्रांसपेरेंट, वी डोंट हैव एनी। अच्छा, आजकल एनजीओज़ के दरमियान एक मार्केटिंग वॉल लगी हुई है, किसी का इश्तिहार ज़्यादा बड़ा है, क्या आपको नहीं लगता कि इश्तिहारी बाजी में वो पैसा ज़ाया करे या किसी यतीम को इस इश्तिहार के हवाले से हमारा भी promote करे? यही आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि दारुल सुकून का कोई ब्रांडिंग या कोई बोर्ड लगा हो या कोई बसों के ऊपर, क्योंकि हमने ये हमारी जो है हम बहुत कम, हम मार्केटिंग के ऊपर बहुत कम पैसे खर्च करते हैं। हमारा ये हमारी सिस्टर रूथ भी यही कहती थी कि यार ये ज़्यादा ये पैसे आप बच्चों पे ज़्यादा लगाएं तो अच्छा है। तो हम ज़्यादातर जो है ना, जो आजकल बड़ी सस्ती चल रही है हम फेसबुक के ऊपर, और हमारी डिजिटल मार्केटिंग थोड़ी सी ज़्यादा चलती है, हम इस तरह की मार्केटिंग नहीं करते जिसमें ज़्यादा पैसा लगे। जैसे कहते हैं कोई इदारा बहुत बड़ा हो जाता है, फॉरेन फंडिंग और एजेंडे की बात होने लगती है, तो सब कोई ऐसा दबाव, क्या किसी खास एजेंडे पे काम किया जा रहा हो, या किसी इस तरीके से भी बात आती है सामने? बातें आती है, लेकिन अभी तो मेरे ख्याल में 4-5 साल से तो कोई हमारी कोई फॉरेन फंडिंग ही नहीं है। तो हमने तो बिल्कुल टोटली लोकली ज़कात हम लोग कलेक्शन करते हैं और लोकल डोनेशंस आती हैं। तो अभी कोई ऐसा आके काउंटर चेक करने के लिए आया कि ज़रा हमें दिखा दो मीडिया के प्लेटफॉर्म से या किसी के प्लेटफॉर्म से कि भाई हम ये देखना चाहते हैं आप इदारे कैसे चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें आई सामने? देखें हमारे यहाँ जो चेक एंड बैलेंसेस तो, और यहाँ ज़ाहिर है जब रजिस्ट्रेशन चैरिटी कमीशन से करते हैं और इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीज़न से करते हैं, तो ज़ाहिर है वो डिफरेंट एजेंसीज़ वगैरह आके हमारी चेक छांच में करते हैं और वो बिल्कुल क्लियर होता है। अच्छा, एक और सवाल कि लोगों का पैसा लोगों की अमानत है, आप क्या गारंटी दे सकते हैं कि आपको मिलने वाले अतियात एक एक रुपया मुस्तकीन तक पहुंच जाता है, या इंतज़ामी अखराजात ही आधा पैसा खा जाते हैं? नहीं, बिल्कुल हम लोग बल्कि हमारा शरई ऑडिट अलग होता है। मुफ्ती साहब हमारे मुफ्ती ऑन बोर्ड हैं, मुफ्ती जो कि शरई ऑडिट करते हैं, और ज़ाहिर है वो फिर वो फॉर्म्स वगैरह अलग आते हैं, तो वो डोनेशन, वो ज़कात की यूटिलाइजेशन वो देखते हैं। जो दूसरे हमारे ऑडिटर होते हैं वो चेक कर रहे होते हैं, तो वो बिल्कुल हम ट्रांसपेरेंट होते हैं, अलग अलग रखा हुआ है। स्टाफ कितना है आपका, अगर मैं 350 उसके हवाले से कहूँ, और वो जो टोटल हमारा जो टोटल स्टाफ है तीनों ब्रांचेस का वो 350 है इस वक्त, जिसमें ज़्यादातर जो हेड ऑफिस में है और राशिदाबाद में है, और तो मिला के ज़्यादातर तो केयर गिवर्स जिसे कहते हैं, जो डायपर चेंज करते हैं और ये बच्चों का ये ख्याल रखते हैं। उसके बाद थेरेपिस्ट होते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, फिर हमारा क्लिनिक स्टाफ आ जाता है, फिर हमारा न्यूट्रिशन स्टाफ आता है। तो इस तरह के मिला के हमारा टोटल स्टाफ काम करते हैं। कितने लोगों पे मुश्तमिल होता है? 350 टोटल 350 350 स्टाफ? जी, बहुत बड़ा स्टाफ है माशाल्लाह। और ज़ाहिर है देखिए हमने रेशो बच्चों के ऊपर ज़्यादा लगता है, रेशो हर 5 बच्चों के ऊपर एक केयर गिवर होता है, तो इस तरह पे हमने रेशो रखा हुआ है ताकि टोटल हमारी अगर 1000 की जो स्ट्रेंथ है तो कम से कम इतने तो होने चाहिए केयर गिवर्स। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक इस यकीन के साथ कि आप होंगे हमारे साथ, हम तो हैं ही आपके साथ। मिलते हैं चंद लम्हों के बाद।
हाँ, एक बार फिर फ़ख्र पाकिस्तान के इस प्रोग्राम में आपका मेज़बान सलीम सातियानी आपको खुशामदीद कहता है। अच्छा, आपसे गुफ्तगू हो रही थी और फिर ब्रेक की तरफ हमें जाना पड़ता है, तसलसल बात में रह जाता है। अच्छा, क्या आप समझते हैं कि जो वालिदैन की ज़िम्मेदारी है, जो आपके पास जिनके बच्चे हैं या वो लोग जो अपने बच्चों को छोड़ के चले गए, तो इनकी ज़िम्मेदारी नहीं बनती कि वो आके देखें, या तो सिर्फ़ अपनी ज़िम्मेदारी ख़त्म कर लेते हैं? हाँ, क्या मैसेज ज़िम्मेदारी तो देंगे हम? देखें वालिदैन की होती है, लेकिन बात वही है कि काफ़ी ऐसे लोग होते हैं कि हाँ, बच्चे हैं कि ईद के दौरान वो जाना चाहते हैं अपने घर पे, और वो कहते हैं यार कॉल मिला, अब्बू को कॉल मिलाओ, अम्मी को कॉल मिलाओ, काफ़ी अरसे से नहीं आई हैं, घर जाना चाह रहा हूँ, या तो वो फिर जब कॉल मिलाते हैं तो हाँ, वहाँ से जवाब मिलता है कि यार अभी आएंगे, बता देंगे, लेकिन वो कुछ आते हैं कुछ नहीं आते, तो हमें बड़ा एक वो होता है तो कि कोई सख्ती का वो भी रखा है आपने आंसर के, अगर कोई इस तरह हो तो हम उनको ट्रीट थोड़ा सा टाइट करके रखें, वरना तो वो नहीं, तो अभी बिल्कुल देखें भूल जाए। हम तो खिदमत कर रहे हैं, हम इनको क्या, हम पेरेंट्स नहीं को नहीं, क्या, पेरेंट्स को बोल रहा हूँ। पेरेंट्स को हम क्या मतलब बोलें कि अपने बच्चों को आके ले जाएं, हम काउंसलिंग ही कर सकते हैं, हमारा काम ही काउंसलिंग होती है काउंसलिंग कोई ही है ऐसा ऐसा कि दायराकार बनाया आपने कि हर 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद इनको बुला के काउंसलिंग की जाए, वरना तो ये तो आज़ाद हैं, कोई मसला ही नहीं है, इनको हाँ छोड़ दिया बस। हाँ, सालाना एक साल में कभी कभार बुला लेते हैं कि भाई एक मीटिंग हो जाए, क्योंकि एक मीटिंग्स एक ज़रिया होती हैं, लेकिन उस मीटिंग में भी एक जब अटेंडेंस होती है तो 100 में से तकरीबन 20 आ जाते हैं, तो वो अच्छा। एक ज़ाहिर है उनको टाइम निकाल के आना, और वो फिर कहते हैं यार ये तो, लेकिन अपने बच्चों के लिए वो आना चाहिए उनको, लेकिन अटेंडेंस नहीं, बड़ी उसके शॉर्ट अंदर होती कोई है। आपने ये दायराकार बनाया कि भाई अगर अब ये नहीं आएंगे तो हम आपके बच्चे आपके घरों पे भेज देंगे या वो कर देंगे, थोड़ा सा वो इनको कर तो सकते हैं, डराना भी। लेकिन देखें नहीं, डरा, भेजना तो नहीं है, लेकिन डराने के हाँ, लेकिन हवाले से ये है उनकी भी तो कि जिम्मेदारी को उनको साथ लेके चलना है ना। वो ज़िम्मेदारी तो हम ज़ाहिर है वो भी एक मोतबर शख्सियत रहते हैं, वो हम इनको नहीं कह सकते, लेकिन हाँ बोल तो सकते हैं, लेकिन कभी थ्रेट भी कर सकते हैं कि यार ये करेंगे, लेकिन हम नॉर्मली हमारे स्टाफ को ये है कि इन पेरेंट्स से बिल्कुल सलूक के साथ पेश आना माशरे है। की क्या जिम्मेदारी है, आप क्या समझते हैं कि इस तरह के बच्चों को कैसे ट्रीट किया जाए? क्या आप गाइडलाइन देंगे? अगर कोई इस तरह के बच्चे हैं तो वो कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, कहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, कैसे आए? माशरे ने फ़र्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि काफ़ी आजकल वायरल चल रहा है, किसी एक ऑटिस्टिक बच्चे, एक माँ, एक बल्कि बड़े मॉल में ये हुआ है कि उन्होंने इसको अलाउ नहीं किया। माशरा जब देखता है कि ऐसा स्पेशल बच्चा किसी माँ के साथ होता है, तो सबकी निगाहें, सबकी नज़रें उस बच्चों के ऊपर होती हैं, और पूछते हैं कि यार ये, उनको अजीब अजीब नज़रों से देखते हैं। तो हमारा जो लोगो, हमारा जो मकसद ये है कि हम कहते हैं कि इन बच्चों को एक्सेप्ट करें, इनको रिस्पेक्ट करें, और इनको एम्पावर करें, मतलब इनको एक्सेप्ट करें, रिस्पेक्ट करें और एम्पावर करें, ताकि ये, क्योंकि माशरे का हिस्सा ऐसे ही बनेंगे हम इन, और ये माशरा जब ये समझेगा कि यार इस तरह के बच्चे भी एग्जिस्ट करते हैं, जिनकी ये कैफियत है, जिनकी ये, तो आई थिंक ये थोड़ा सा माशरे में थोड़ा सा चेंज आएगा, थोड़ा सा एक जैसे कहते हैं ना, एक एक्सेप्टेबिलिटी आएगी इन जैसे लोगों के लिए, ताकि इनको इनको जैसे कहते हैं ना, डू नॉट बी सिंपैथेटिक बट बी एम्पैथी, इनके साथ एम्पैथी करें। किस तरीके से रमज़ान का महीना मनाया जाता है, ये माजूर बच्चों का भी और उन पेरेंट्स का भी? अच्छा, यहाँ मैं जब से आया हूँ 5 साल से, मैं देख रहा हूँ कि जो कश्मीर रोड पे और एम ए जिन्ना रोड पे, बल्कि अभी राष्ट्रबाद में भी शुरू हो गया है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस आ रहे हैं, बैंक्स आ रहे हैं, इंडिविजुअल लोग आ रहे हैं, फैमिलीज़ आ रहे हैं, और वो जिसने 30 के 30 दिन रोज़ों में, बल्कि वो इफ्तारियाँ इन ब्रांचेस में वो आके करवाते हैं, क्या बात है। और जिसे कहते हैं अच्छा सा, और जब ईद के तीनों दिन मेला जैसा समा नहीं, होता है हमारे। अफ्तारी जो करवाते हैं उस हवाले से मैं बात करूं कि मतलब सारी के सारी अफ्तारियां, सब चीज़ें एक प्रोवाइड कर देते हैं, शहरी कोई प्रोवाइड करता है अफ्तारी कोई नहीं, सिर्फ अच्छा, जो अफ्तारी। जो सारा दस्तरखान जी, लगता है उसमें सारे लोग मौजूद होते हैं, तमाम चाहे चाहे मुस्लिम भी है, चाहे ये जी भी जी है, जी, सब बैठते सब सब साथ ही। होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वो फिर पहली बात है, यहाँ बच्चे जो हैं वो तो उनको ना समझ है कि वो तो उनको एक तरह से एक वो दस्तरखान मिल जाता है, और वो एक और उस फैमिली को दुआएं मिलती हैं उनकी तरफ से, और बाकी सीनियर सिटीजन में तो ज़ाहिर है एक वो नमाज होती है, उसके बाद वो फिर सारा कर रहे होते हैं, तो वो तो ये सारे लोग कुछ आके, जैसे आपने कहा बैंक्स आ जाती है, कुछ और लोग आ जाते हैं, वो सब अफ्तारी का भी कर देते हैं, सहरी का भी कर देते हैं, तो क्या आप समझते हैं कि वाकई और मज़ीद ज़रूरत है इसकी, इस हवाले से कि लोग और आके इसके साथ सपोर्ट करें? हाँ, कि और आके इन
इस नॉर्मली इस मंथ के अलावा नॉर्मली जो बैंक्स आते हैं, जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं, वो हमें ड्राई राशंस प्रोवाइड करते हैं, डोनेशन इन काइंड देते हैं। जिस तरह एक घर में होता है ना कि आटा, चावल, चीनी, दालें, तो लोग आके इस तरह हमें देना शुरू करते हैं, और वो इसी तरह हमारा चलता है। डोनेशन हो गया, डोनेशन इन काइंड हो गया, हम इस तरह की सारी चीज़ें एक्सेप्ट करते हैं, और वो फिर ज़ाहिर है लोग देखते हैं कि हाँ लग रहा है, उनकी निगहदाश्त पे लग रहा है, सिरेलैक लोग आके देते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे तकरीबन 200 ऐसे बच्चे जो कि सिर्फ बेड पर हैं, मतलब बेड पर इसलिए हैं क्योंकि उनके लिम्स वगैरह, ज़ाहिर है उनकी गर्दनें टेढ़ी हैं, उनके लिम्स टेढ़े हैं, तो उनको सिर्फ फिजियो करानी होती है, और उनको लिक्विड्स वगैरह देना होता है। तो उस तरह के भी बच्चे हैं जो कि यहाँ पर ईद कैसे मनाई जाती है? ईद की ईद खुशियाँ जो है वो 3 दिन या 4 दिन, जब ईद की छुट्टियां होती हैं, इतना जैसे मेले का समा होता है, और सुबह से लेके शाम तक विज़िटर आते हैं, और ज़ाहिर है कुछ गुडी बैग्स लेकर आते हैं, कुछ ईद के जोड़े लाते हैं, कुछ स्पॉन्सर होते हैं, कुछ इवेंट स्पॉन्सर होते हैं, कुछ लंच खाना लोग आके देते होते हैं। और ईद में यह भी है कि कुर्बानी के जानवर भी हमें मिलते हैं तीनों ब्रांचेस में, कश्मीर रोड पे, राश्ताबाद में भी। तो वो हम फिर उसकी जब कुर्बानी करते हैं, उनके लोग जो डोनर होता है वो आके वो खुद अपने हाथों से छुरी फेरते हैं, और फिर दुआएं होती हैं, और फिर हम उसको वो हमें कुर्बानी कोई के जानवर। ऐसा इवेंट होता है जो इनके लिए ख़ुसूसी तौर पर आप मुनक्कद करते हैं? हम इनके लिए एक वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे जो कहते हैं कि दिसंबर की फर्स्ट वीक में मनाते हैं, इस बार हमने भी मनाया था। और एक इसी तरह असल में बच्चों के लिए तो हर कोई स्पॉन्सर कर देते हैं, तो इवेंट हमारे यहाँ होता है, तो ये इस तरह के। लेकिन वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे, खास वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे हम लोग मनाते हैं, वर्ल्ड टूरिज़म रेजिलियंस डे मनाते हैं। जैसे पिछले साल सिंध टूरिज़म डेवलपमेंट अथॉरिटी ने हमारे बच्चों को अलग और सीनियर्स को अलग किंजर झील लेकर गए, कराची का टूर पूरा करवाया। तो टूर में ये होता है कि बच्चों को भी, एक स्पेशल बच्चों को किंजर झील ले जाना, और इनको इस जगह, इन जैसे लोकेशन पे ले जाना, तो उनको बड़ा एक होता है कि इनकी भी एक लाइफ है, इनकी भी एक थोड़ी सी। कोई ऐसा जुमला जो आप चाहते हैं, कोई ऐसा मैसेज जो आप चाहते हैं कि इन पेरेंट्स के हवाले से, पाकिस्तान के शहरी के हवाले से, जो आपके स्टाफ के हवाले से, या उन नौजवानों के हवाले से, या जो आपके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं उनके हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? नौजवानों के लिए ये है कि देखें, नौजवान अभी अपना लाइफ स्टार्ट कर रहे हैं, और हमारे पास शुक्र है आजकल स्कूल्स में भी शुरू कर दिया है। स्कूल्स अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को लेके आ रहे हैं, और यहाँ हमारे रेजिडेंट्स को दिखाते हैं कि यार ये है। तो ये भी एक, मैं कहता हूँ अपने लिए शुक्र करें कि आपके और आपके पेरेंट्स के, कि आपको सेहत दी है, और अच्छी सेहत दी है, और इन जैसे लोगों के लिए दुआ करें, क्योंकि यही आपकी जो है ना, एक आपका फ्यूचर में यही आपकी एक सॉफ्ट स्किल या सॉफ्ट हार्ट होगा, जो कि इन जैसे लोगों को एक्सेप्ट करने के लिए फ्यूचर में किस तरह आप एक्सेप्ट करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया जनाब साबिर वगैरह साहब। नाज़रीन, आपने हमारे इस प्रोग्राम को देखा, और हमने आज गुफ्तगू की उस हवाले से कि ये दारे सुकून है क्या, और उसमें जो स्पेशल बच्चे हैं, जो माजूर बच्चे हैं, जो परवरिश पा रहे हैं, और जिस तरीके से इनको ट्रीट किया जाता है। जैसे कहा कि एक बंदा जो है 5-5 बच्चों को ट्रीट करता है, 350 का स्टाफ लेके चल रहे हैं, और माशाल्लाह जिस तरीके से हुकूमत भी इनकी सपोर्टिंग के अंदर खड़ी हुई है, और जिस तरीके से ये इदारों को लेके चल रहे हैं, वाकई ये काबिल दीद, काबिल सताइश और काबिल तारीफ़ है काम। क्योंकि अल्लाह ताला ऐसे कामों को चुनता है, और ऐसे लोगों को इसमें चुनता है कि जिससे रब काम लेना चाहता है। और अरबों लोगों में से मैं हमेशा ही कहता आया हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अल्लाह पाक इन कामों के लिए चुनता है, और उसके अंदर अगर हम जैसे लोगों का भी हिस्सा हो जाए, तो हमें भी 2 रकात नफल शुक्रानी की अदा करनी चाहिए कि हमें अल्लाह ताला ने इस काम के लिए चुना। और जो भी ये खिदमत का काम करे, कहते हैं कि वाकई ही खिदमत का काम उन लोगों को मिलता है जो अल्लाह के अच्छे बंदों में शुमार होते हैं। तो आपका भी एक काम है कि आप भी अपना एहतसाब करें, और कुछ ना कुछ अपने हिस्से का काम ज़रूर करें। कोई बड़े पैमाने पे काम कर रहा है खिदमत का, कोई छोटे पैमाने पे काम करे। नेकी चाहे छोटी सी क्यों ना हो, लेकिन सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ की जाए, तो अल्लाह राज़ी होता है, और अल्लाह के काम अल्लाह ही चलाते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही अल्लाह लाए तो फिर आपसे मुलाकात का शर्फ हासिल करेंगे। और जब भी आपका दुआ के लिए उठे, तो इस खाकसार को, वतन अज़ीज़ को अपनी दुआ में ज़रूर शामिल कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।